नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों एनटीपीसी ग्रुप डी परीक्षा के लिए आज हम बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने वाले हैं। रुक्मणी पब्लिकेशन का ये बुक है और इसी को हमने बोला था आपको कि इस बुक में टोटल 20 टॉपिक दिए हुए हैं जो एमसीक्यू टाइप में है। अब किसी में आपके 20 क्वेश्चन है, किसी में आपके 50 क्वेश्चन है, किसी में आपके 80 क्वेश्चन है, किसी में आपके 150 क्वेश्चन है। मतलब अलग अलग क्वेश्चन दिए गए जैसा इंपॉर्टेंट है। हमने बोला था कि हम आपको 20 वीडियो में कराएंगे और ये वीडियो नंबर 3 है। और इसमें आज का जो टॉपिक है पोषण यानी कि न्यूट्रिशन और पाचन, और इसके आज 81 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस बुक में दिए हुए हैं। एक ही वीडियो में करेंगे। एक मैं आपसे बोलना चाहूँगा एक बात कि आप लोग वीडियो पे आते हो, वीडियो को देखते हो, कमेंट करके चले जाते हो, ये गलत बात है। अगर जो आप सीरियस हो एग्जाम को लेके समय कम बचा है, आप अगर जो पहले भी पढ़ चुके हो तो आप रिवीजन कर सकते हो। और एक बात और, पहली बार देख रहे हो तो कॉपी पेन लेके बैठो, क्योंकि कॉपी पेन लेके बैठोगे तो वन लाइनर बना के आप क्वेश्चंस को लिख भी सकते हो। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके एमसीक्यू टाइप में उसको वन लाइनर बनाने में टाइम नहीं लगेगा। आप ये बताओ, जब रिवीजन करना होगा तो क्या करोगे? आप पीडीएफ उठाओगे या फिर मोबाइल से वीडियो देखना शुरू करोगे? तो ये दोनों भी गलत ऑप्शन है। आप क्या करोगे? नोट्स उठाओगे जो आपके बने रहेंगे। इसलिए आप ज़्यादातर नोट्स पे ही डिपेंड रहो, ठीक है। इसलिए पीडीएफ इसलिए मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूं टेलीग्राम में कि आप वीडियो देखने के बाद रिवीजन तेजी से कर सको, ठीक है। लेकिन एग्जाम टाइम में आपका नोटबुक ही काम आएगा आपका, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और जो लोग पहली बार हमसे जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल का आइकन क्लिक कर लेना। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम में जाना है, आप सर्च कर लीजिए एग्जाम गुरु SUDHIR, हमारा चैनल आ जाएगा टेलीग्राम पे, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको पीडीएफ और वीडियोज़ की लिंक जो भी अपलोड होती हैं वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। एक और बात, आप अगर जो एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली स्टेनोग्राफर, आप फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हैं 5 नवंबर को। और इस मॉक टेस्ट को देने के बाद आपको यहाँ पे एनालिसिस मिलेगा विस्तार से, अच्छे से। यहाँ पे जो अनअकैडमी के बेस्ट फैकल्टी है उनके द्वारा यहाँ पे देख सकते हैं। आपको पहले मॉक टेस्ट देना है तो 5 तारीख को, ठीक है। उसके बाद 3 अलग अलग टीचर्स द्वारा यहाँ पे एनालिसिस मिलेगा। कैसे मॉक टेस्ट देना है, आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके एनरोल कर लेना है, ठीक है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, एनरोल करिए और इसका फ़ायदा उठाइए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं रेलवे में बेटर प्रिपरेशन के लिए, अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए मैंने आपके लिए कुछ और मेहनत की है। 3 पीडीएफ आपके लिए प्रिपेयर किया है। एक तो आपका साइंस का है, एक तो स्टैटिक जीके का है, एक तो करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेना ही लेना है। साइंस भी लेना है। जो आपके स्टैटिक जीके वीक है तो आप जरूर जाके लीजिए। चलिए आइए सेशन को शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं 5 से 6 सेकंड टाइम दूंगा आपको क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, क्योंकि 81 क्वेश्चन है, वीडियो लंबा खींचेगा और मैं नहीं चाहूँगा इतना लंबा खींचे कि आप लोग बोर हो जाओ, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी कराने की। तो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, मेढक में दांत होते हैं। तो मेढक में मैं पहले कलम का ये कलर थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ये सही है, ये नहीं करता हूँ, थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, ये वाला कलर। तो मेढक में दांत होते हैं, तो मेढक में किस प्रकार के दांत होते हैं? तो ध्यान रखना, जब भी आपसे पूछे छिपकली में दांत कैसे होते हैं या मेढक में दांत कैसे होते हैं, तो आप क्या कहोगे? होमोडोंट, ठीक है। होमोडोंट प्रकार के दांत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। अब इसमें अंग्रेजी हिंदी मत करिएगा। मेढक में टीथ जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? होमोडोंट प्रकार के होते हैं, ठीक है। छिपकली में टीथ कैसे होते हैं? होमोडोंट प्रकार के होते हैं। मनुष्य के पूछे कि मनुष्य के दांत कैसे होते हैं, तो हेटेरोडोंट। कैसा? हेटेरोडोंट, ठीक है। हेटेरोडोंट प्रकार के होते हैं मनुष्य के। मनुष्य में दांत कैसे होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, आप तो जानते होंगे। एक तो होगा कृंतक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। अंग्रेजी में बोला जाए तो आप जानते हो इंसीजर होता है, दूसरा होता है कैनाइन, और आपका प्रीमोलर और आपका मोलर होता है। आपसे एक और चीज क्वेश्चन पूछता है मनुष्य के दांत से रिलेटेड कि मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है? तो 2 1 2 3 आप इस प्रकार से याद रख सकते हो। 2 1 2 3 एक तरफ, फिर 2 1 2 3 एक तरफ, और फिर नीचे भी सेम होता है, यानी कि आपका 8 8 8 8 यानी कि 32 दांत होते हैं, ठीक है। आगे चलें। दांत का शिखर बना होता है। दांत का जो शिखर बना होता है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, दांत का शिखर जो बना होता है वो डेंटाइन का बना होता है। तो डेंटाइन इसका ऑप्शन नंबर ये होगा सी। ऑप्शन नंबर सी, डेंटाइन का बना होता है। और दांत का जो सबसे बाहरी परत होता है वो आपका इनेमल का बना होता है। यही हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ भी होता है, दांत का इनेमल।
ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, दांत का शिखर बना होता तो डेंटाइन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। यहाँ पे एक उपास्थि दिया, तो उपास्थि क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। हड्डी की तरह ही होता है, लेकिन हड्डी नहीं होता, ये थोड़ा सा लचीला होता है। हड्डी ही होता कह सकते हैं, हड्डी की तरह होता तो हड्डी ही होता है, लचीला होता है और मुलायम होता है। ठीक है, लचीला और मुलायम होता है। आपका जो नाक है, कान है, उसमें भी हड्डियाँ होती हैं, लेकिन आप उसको मोड़ोगे तो मुड़ जाएगा। तो नाक और कान में जो हड्डी हो तो उपास्थि होता है। ठीक है, तो ये लचीला और मुलायम होता है, हड्डी का एक प्रकार है उपास्थि। ठीक है, आगे चलें। पेप्सिन होता है, पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक प्रकार का हार्मोन एंजाइम होता है। ठीक है, पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ पे होता है? तो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, संग्रह कहाँ पे होता है? यकृत और पेशियों में। यकृत और पेशियों में, ऑप्शन नंबर सी, यकृत और पेशियों में इसका संग्रह होता है। ठीक है, यकृत मतलब क्या होता है? लीवर। ठीक है, लीवर होता है यकृत मतलब, ध्यान रखिएगा। यकृत और पेशियों में इसका संग्रह होता है। और यकृत ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि होती है यकृत। आगे चले, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो दांत के इनेमल को कठोर कौन बनाता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन हमारा दांत के इनेमल जो होती है सबसे कठोर, वो कहते हैं ना मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमल होता है, तो उसको कठोर कौन बनाता है? फ्लोरीन तत्व बनाता है। ठीक है, फ्लोरीन बनाता है। और आपसे अगर जो पूछे मनुष्य के दांत, ये जो कैल्शियम आप पढ़ते हैं, कैल्शियम होता है मनुष्य के दांत में, कैल्शियम दांत के अलावा और कहाँ होता है? तो दांत में भी होता है और हड्डियों में भी होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, हड्डियों में भी होता है। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना, ये पित्त का कार्य होता है। ठीक है, पाचन तथा पोषण हेतु वसा का इमल्सन करना, ये पित्त का कार्य होता है। पित्त का एक और कार्य होता है, ये भोजन को क्षारीय बनाता है। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है? किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक है? ये ध्यान रखिएगा, ये फीमेल से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्ट्रियोडोल। क्या हो जाएगा? एस्ट्रियोडोल। एस्ट्रियोडोल एक प्रकार के एस्ट्रोजन का प्रकार होता है एस्ट्रियोडोल। ठीक है, ये इसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है। आगे चलें, मादा प्रजनन अंग से संबंधित है एस्ट्रियोडोल। आगे चलें, आहार नल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? आहार नल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है? तो ध्यान रखिएगा, ये होता है आपका छोटी आंत में। किस में होता है? छोटी आंत में। ठीक है, प्रोटीन्स छोटी आंत में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में निम्नीकरण होता है छोटी आंत में। आगे चलें, रेनिन का श्रावण करने वाला अंग कौन सा है? रेनिन। तो रेनिन किस में आपका श्रावण होता है? तो ये होता है अमाशय में। किस में होता है? अमाशय में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, रेनिन ध्यान रखिएगा हमेशा, यह दूध के पाचक में सहायक होता है, दूध के पाचन में सहायक होता है। और जो वयस्क होते हैं, कह सकते हैं हम लगभग 45-55 से ऊपर वाले, वो उनमें रेनिन नहीं पाया जाता और यही कहा जाता कि वो दूध का पाचन नहीं कर पाते। तो ये रेनिन का स्रावण करने वाला अंग होता है आपका अमाशय, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चले, जब दो जीव साथ रहें, जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो दूसरे का कोई ना लाभ हो। अब आप क्लास में बैठे हो, आप नकल कर रहे हो दूसरे का, दूसरे को क्या लाभ हो रहा है? उसको कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो वही चीज़ है, जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो दूसरे को कोई लाभ ना हो, वह क्या कहलाता है? सहभोजिता कहलाता है। सहभोजिता यानी कि कॉमन्स लिंज। ठीक है, कॉमन्स लिंज में ये थोड़ी सी इंग्लिश भी इसके थोड़े से ऐसे हैं, तो ध्यान रखिएगा, कॉमन्स लीज में कहलाता है, जिसे हम सहभोजिता बोलते हैं हिंदी में, सहभोजिता। और एक और क्वेश्चन आता है, जब दो जीव के बीच ऐसा संबंध हो जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को हानि होता है, तो उसे परिजीविता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिजीविता। ठीक है, इसे बोलते हैं पैरासिटिज्म, इसे हम परिजीविता बोलते हैं।
जब दो जीव एक साथ रहें, एक को लाभ हो दूसरे को कोई ना लाभ हो, तो उसे हम सहभोजिता। और जब दो जीव एक साथ रहें, एक को लाभ हो दूसरे को हानि हो, तो उसे परिजीविता बोलते हैं। ये दोनों आपको ध्यान रखना। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है? तो यह हो जाएगा आपका यकृत यानी कि लीवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन के हिसाब से देखें तो लीवर हो जाएगा। ठीक है, पुलिस का रक्षक वैसे थाइमस को बोला जाता है, ऑप्शन है नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ही लगा दीजिएगा, यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, उपापचय दर सर्वाधिक किसमें होती है? तो उपापचय दर सर्वाधिक किसमें होती है? ये होती है, ऑप्शन के हिसाब से देखें, चूहों में होती है। ठीक है, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जब ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो वो सारी क्रियाओं को मिलाकर हम उपापचय बोलते हैं, जिसे हम मेटाबॉलिक बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो उपापचय दर सर्वाधिक होती है चूहों में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि? शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलें, 14 नंबर, किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? इसका आंसर बताना है। किस ताप पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, लगभग ये 35 से 40 के बीच में होता है। ये तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइम जो होते हैं वो अधिक सक्रिय होते हैं। आगे चले, 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, पित्त का जो निर्माण होता है वो लीवर में होता है। लेकिन अगर जो आपसे पूछे तो लीवर में निर्माण तो होता है, लेकिन संग्रह कहाँ पे होता है? तो पित्ताशय, ध्यान रखिएगा, पित्ताशय, पित्ताशय में इसका संग्रह होता है और निर्माण आपका यकृत में होता है। ब्लड आप ध्यान रखिएगा, इसका pH 7.4 होता है ब्लड का। ठीक है, आगे चलें, और साधारण मनुष्य में बात करें 5 से 6 लीटर लगभग ब्लड होता है। और यहाँ पे क्वेश्चन जो था, पित्त का निर्माण होता है आपका यकृत में, और जो पित्त है वो संग्रहित कहाँ होता है? आपका पित्ताशय में। ऑप्शन नहीं दिया नहीं यहाँ पे, सॉरी, ये तो हो गया आंसर। ठीक, आगे चलें नेक्स्ट, खरगोश में दांत होते हैं, खरगोश में कैसे दांत होते हैं? तो ये आपको बताना, तो खरगोश में जो दांत होते हैं वो थीकोडेंट प्रकार के होते हैं। कैसे? थीकोडेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, थीकोडेंट प्रकार के दांत होते हैं खरगोश में। 17 नंबर की बात करें, कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद कौन से होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट जब पाचन होता है तो उसका अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो आपको बताना है, तो होता है मोनोसैकेराइड। क्या होता है? मोनोसैकेराइड्स, ऑप्शन नंबर ए, मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के पाचन का अंतिम उत्पाद होता है। आगे चलें, शरीर में यूरिया का संश्लेषण होता है, यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? तो ध्यान रखिएगा, यकृत में। ठीक है, यूरिया का संश्लेषण यकृत या लीवर में होता है। और यहाँ पे चलिए यही होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, ये वृक्क दिया ना, वृक्क के अध्ययन को क्या बोलते हैं? वृक्क को हम किडनी बोलते हैं, इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? नेफ्रोलॉजी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, नेफ्रोलॉजी। आगे चलें, तो यूरिया का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में। रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया गया था? तो रवों के रूप में सबसे पहले यूरियस एंजाइम को तैयार किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, रवों के रूप में सबसे पहले यूरियस एंजाइम को तैयार किया गया था। नेक्स्ट चलें, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, निम्नलिखित में से सहजीवी जीवाणु कौन से हैं? सहजीवी जीवाणु की बात कराना, पूछ रहा है यहाँ पे। सहजीवी मतलब सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो सहजीवी जीवाणु कौन से हैं? तो यहाँ पे राइजोबियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है राइजोबियम, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें, लाइकेन एक प्रकार का द्वैत पादप है। क्या क्वेश्चन है? लाइकेन एक प्रकार का द्वैत पादप है जो विभिन्न वर्गों के पौधों के सहजीवी सहचर से बनता है। ये किन दो वर्गों को मिला के बनता है? तो लाइकेन, ध्यान रखिएगा, ये बताना आपको, लाइकेन। तो ये शैवाल और कवक को मिला के बनता है लाइकेन। ठीक है, शैवाल और कवक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक प्रकार का द्वैत पादप है जो विभिन्न वर्ग के पौधों और सहजीवी सहचर से बनता है। ये किन दो वर्गों के पौधों से होते हैं? तो ये शैवाल और कवक। ठीक है, आगे चले, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, निम्न के द्वारा दूध खट्टा होता है। दूध खट्टा किसके द्वारा होता है ये बताना है। तो ध्यान रखिएगा, ये होता है आपका बैक्टीरिया, एक प्रकार का जीवाणु होता है, इसके कारण दूध खट्टा होता है। कौन सा जीवाणु होता है? लैक्टोबैसिलस।
लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु के कारण आपका दूध जो होता है वो खट्टा होता है। ठीक है, बैक्टीरिया ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे चले, दूध से दही जमना किसके कारण होता है? तो ये भी आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, वही बैक्टीरिया के कारण। जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है इसी के कारण दूध से दही जमता है। और जब दही जमेगा मतलब खट्टा होगा तभी तो दही जमेगा, दही तो खट्टा होता है, तो ये बैक्टीरिया हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है? तो ये हो जाएगा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी पेट के जीवाणुओं का नाश करने का काम करता है। ठीक है, और ये स्रावित कहाँ से होता है? अमाशय से, स्टोमक से, अमाशय से स्रावित होता है और ये पेट के जीवाणुओं को नाश करने का काम करता है HCl। नेक्स्ट बात करें, सुक्रोज में होता है। अब यहाँ पे देखिए 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक तो सुक्रोज, एक तो आपको ध्यान रखना है माल्टोज, एक तो आपको ध्यान रखना है लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज। अब बात करें हम सुक्रोज को, सुक्रोज किससे मिलके बनता है? एक तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलके सुक्रोज बनता है। माल्टोज की बात करें, ये आपका ग्लूकोज और ग्लूकोज जब मिलता है तो माल्टोज बनता है। और लैक्टोज की बात करें, ये आपका ग्लूकोज और ग्लैक्टोज जब मिलता है तो आपका लैक्टोज बनता है। तो फिर से देखते हैं, सुक्रोज कब बनता है? जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। तो सुक्रोज कब बनता है? जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और माल्टोज कब बनता है? जब ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलता है। और लैक्टोज की बात करें, जब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलता है तो लैक्टोज बनता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और जो मैंने ये तीनों बताए इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चले, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो मानव शरीर के सबसे बड़े अंग की बात करें तो यकृत या लीवर होता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले, किस मानवांग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर भी यकृत यानी कि लीवर हो जाएगा, यकृत यानी कि लीवर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलें, 28 की बात करें, मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्रावण कहाँ होता है? भोजन के पाचन के संबंध में लाइपेज का स्रावण कहाँ होता है? तो इसका आपका क्या आंसर हो जाएगा? अग्नाशय में, अग्नाशय में इसका स्रावण होता है, जिसको हम अग्नाशय इंग्लिश में बोले, आप लोग इंग्लिश की बहुत डिमांड करते हो तो पैंक्रियाज बोलते हैं, पैंक्रियाज से लाइपेज का स्रावण होता है मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में। आगे चलें, क्वेश्चन आपका, प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत होते हैं, जो वयस्क होते हैं उसमें 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन चारों में नुकीला एक मूल वाला दांत कहलाता है। जो नुकीला दांत होता है वो क्या कहलाता है? तो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही कि 4 प्रकार के दांत होते हैं। तो आपका कृंतक होता है, एक तो आपका रदनक होता है, एक तो अग्र चवर्णक होता है, अग्र चवर्णक, एक आपका होता है चवर्णक। ठीक है, तो कृंतक को क्या बोलते हैं? कैनाइन। ठीक है, कैनाइन बोलते हैं ना, इंसीजर। ये भी मुझे कंफ्यूज हो रहा है, इंग्लिश हिंदी बहुत कन्फ्यूजन सा होता है। ठीक है, ये मुझे कंफ्यूज हो रहा है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैं देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, हाँ इंसीजर बोलते हैं। ठीक है, इसको इंसीजर बोलते हैं, कृंतक को इंसीजर बोलते हैं और रदनक को कैनाइन बोलते हैं। ठीक है, कैनाइन। और अग्र चवर्णक को प्रीमोलर और चवर्णक को मोलर बोलते हैं। अब यहाँ पे बात करें, जो मांसाहारी होते हैं, जो मांस खाते हैं, उनमें ध्यान रखिएगा, जो मांसाहारी होते हैं उसमें जो आपके कैनाइन वाले दांत होते हैं, रदनक वाले। ठीक है, रदनक वाले आप देखते होंगे जो मांस खाते हैं उनका रदनक, जो आगे वाला दांत नहीं होता, जो मेन दांत नहीं होता, ये आगे जो दिखते हैं उसके किनारे साइड वाले जो दांत होते हैं वो कुछ नुकीले टाइप में होते हैं। ठीक है, इतना नुकीला नहीं, वो ज़्यादा लंबे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मांस जब खाते हैं ना तो खींच के खाते हैं और चीरने फाड़ने का काम करते हैं मांस को। और उस दांत से जब ज़्यादा वर्क होता है तो वो दांत तेज़ी से ग्रो करता है। तो जो मांसाहारी होते हैं उनमें रदनक वाला दांत यानी कि कैनाइन वाला जो दांत होता है वो तेज़ी से ग्रो करता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो पूछा है, प्रौढ़ों में 4 प्रकार के दांत होते हैं, इन चारों में नुकीला एवं मूल वाला दांत कहलाता, तो इसका रदनक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कैनाइन। ठीक है, कैनाइन, ये अब इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे मैंने बोला कि जो मांसाहारी होते हैं
उनमें जो दांत होता है रदनक, ये थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन जो शाकाहारी होते हैं उनमें कृंतक वाले दांत थोड़े से बड़े होते हैं, क्योंकि ये भोजन को चबाने का काम करता है, ठीक है, काटने का काम करता है, और ये चीरने फाड़ने का काम करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, जो हाथी के दांत निकले होते हैं, जो 2 दांत निकले होते हैं, वो कौन से दांत होते हैं? तो वो भी आपके कैनाइन ही होते हैं, रत्नक ही होते हैं। ऑप्शन नंबर सी उसका भी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलें, 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ये है निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्कों में विद्यमान नहीं होता? कौन सा वयस्कों में एंजाइम विद्यमान नहीं होता? अभी मैंने बताया, जो रेनिन एंजाइम होता है वो दूध के पाचन में सहायक होता है, और वयस्क होते हैं जो 50 से ऊपर हो जाते हैं, 45 से ऊपर, वो दूध का पाचन नहीं कर पाते, तो उनमें रेनिन एंजाइम उपस्थित नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें, आज 81 क्वेश्चन है टोटल, ठीक है। लार की प्रकृति कैसी होती है? अब यार प्रकृति कैसे बताओगे आप? पीएच वैल्यू, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन के हिसाब से बताओगे। 7 यानी आपका ना अम्लीय है ना क्षारीय है, ये सामान्य है। तो जल का जो पीएच होता है वो 7 होता है, 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8, तो क्या होगा? इधर है, यानी कि अम्लीय होती है, हल्की सी अम्लीय होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीएच वैल्यू पूछा जाता है, तो लार की पीएच वैल्यू 6.8 होती है, ठीक है। आगे चलें, 32 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? यानी कि प्रोटीन का अंतिम उत्पाद पूछा जा रहा है, तो प्रोटीन अमीनो एसिड में बदल जाता है, अमीनो अम्ल में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर सी, अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संग्रहित होता है, किस रूप में संग्रहित होता है? तो मानव शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। ऑप्शन नंबर डी, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। आगे चलें, 34 नंबर क्वेश्चन की बात करें, ये चर्बी नहीं है, टाइपिंग वाला बहुत मिस्टेक करता है, ये चर्बी है। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है। चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव हमारी हेल्प करता है वह कहाँ से स्रावित होता है? वो हमारा लीवर से स्रावित होता है, यकृत से स्रावित होता है, या कह सकते हैं जिगर से स्रावित होता है। ऑप्शन नंबर डी, तीनों नाम आप याद रखिएगा, लीवर भी बोल सकते हो, यकृत भी बोल सकते हो, और जिगर भी बोल सकते हो, ठीक है। आगे चलें, सामान्य व्यक्ति में 100 ml रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर जो होता है वो किसके बीच में होता है? तो सामान्य व्यक्ति की बात करें, जो आपका 100 ml उसके रक्त की बात करें, उसमें कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच में होगा? तो वो आपका होगा 100 से 150 ml के बीच। ऑप्शन नंबर सी, 100 से 150 ml के बीच। आगे चलें, 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पौधे जो अपना खाद्य बना सकते हैं, जो अपना भोजन बना सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। अब ये देखो, इंग्लिश जो नहीं पढ़े रहेंगे उनको दिक्कत होगा, तो ऑटोट्रॉफ यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वपोषी बोलते हैं, ठीक है, स्वपोषी बोलते हैं। हरे पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है। और वैसे जीव जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, डिपेंड होते हैं, उन्हें हम परपोषी बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं, यानी कि हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं, ठीक है, हेट्रोट्रॉफ। और जो स्वपोषी होते हैं उन्हें हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। आगे चलें, 37 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? यह निगलने में मदद करती है, सही बात है, ये तो लाभ होगा। यह मुख और दांतों को साफ करती है, ये भी थोड़ा सा हो सकता है सही। ये ओठों और जीवा की गति को अनुकूल बनाए रखने बोलने में मदद करती है, यह भी सही होगा। यह शरीर में आरबीसी की वृद्धि करती है, ये थोड़ा सा सरासर गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको पढ़ के आंसर दे दोगे जो आपको थोड़ा सा नॉलेज रहेगा। आगे चलें, 38 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक बात आप ध्यान रखिएगा, लिख लो, कान खोल के सुन लो, शरीर के सभी एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। तो कह सकते हो सभी जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी जो प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम नहीं होते हैं। सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। तो सभी एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो एंजाइम होते हैं एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आगे चले, क्वेश्चन 39 की बात करें, यकृत कई कार्य करता है, उनमें से एक कार्य क्या है? तो ध्यान रखिएगा, यकृत कई कार्य करता है, उनमें से एक कार्य आपका क्या है?
ग्लाइकोजनल पत्ती यानी कि ग्लाइकोजन की उत्पत्ति, ग्लाइकोजन का संचय भी कह सकते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन उत्पत्ति यानी कि ग्लाइकोजन का संचय भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सर्प के विष दंत होते हैं, तो सर्प के विष दंत होते हैं, कैसे होते हैं? आपका जंभिका दंत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम पॉइजन फंग बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, जंभिक दंत होते हैं, जो विष दंत होते हैं सर्प का, जिससे काटता है, कुछ इस प्रकार से ही होता है ना, कुछ इस प्रकार से होता है आपके सर्प के दंत, जिसे हम जंभिक दंत बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें 41 नंबर क्वेश्चन, जंतुओं में से कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? तो ध्यान रखिएगा, यकृत जो होता है, लीवर होता है, वो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करें 42 नंबर क्वेश्चन है, अमीबा अपना आहार किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है? अमीबा अपना, देखिए मैंने आपका व्हाट्सअप नंबर भी आप लोगों को दिया है, अगर जो कोई भी डाउट हो और जेन्युइन अगर जो प्रॉब्लम हो तभी आप हमें मैसेज कर, कॉल तो नहीं कर सकते, मैसेज कर सकते हैं 83 82 81 18 25, ठीक है। ये वाला है हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, उस पर भी फॉलो कर लीजिएगा। आपको सर्च करना होगा इंस्टाग्राम में एग्जाम गुरु SUTHIR1, ठीक है। आशा है आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे, ठीक हो। टाइम बहुत कम है, इसका उपयोग करो। अमीबा अपना आहार किस प्रक्रिया से ग्रहण करता है ये बताना है। तो आपका जो अमीबा होता है वो जीव द्रव्य कुंचन प्रणाली से अपना आहार ग्रहण करता है, ठीक है। जीव द्रव्य कुंचन प्रणाली से अपना आहार ग्रहण करता है अमीबा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, मनुष्यों को रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि माँ के हाथ की रोटी मीठी लगती है, इनके हाथ की रोटी मीठी लगती है। खैर वो प्यार है, वो तो बात अलग है, लेकिन उसमें नहीं बोलना चाहूँगा। लेकिन कार्बोहाइड्रेट का शक्कर में परिवर्तन होता है जब आप खाते हो, ठीक है, या कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में परिवर्तन होता है, जिसके कारण हमारी रोटी जो है मीठी लगती है। तो कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में परिवर्तन होने के कारण हमारी रोटी जो होती है मीठी लगती है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। मुख में एक क्रिया होती है, जब हम खाते हैं रोटी, मुख में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है, ऑप्शन नंबर ए। पित्त स्रावित होता है, ये क्वेश्चन अभी रिपीट हो रहा है, ठीक है। पित्त स्रावित होता है यकृत से, और जमा कहाँ होता है? आपका पित्ताशय में। तो यकृत इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या यकृत दिया है? लीवर से, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यकृत या लीवर एक ही नाम होते हैं, और या भी आप जिगर भी ध्यान रख सकते हो, ठीक है। यकृत, लीवर, जिगर तीनों एक ही नाम होते हैं। तो पित्त स्रावित होता है लीवर या यकृत से, और जमा कहाँ पे होता है? पित्ताशय में, पित्ताशय में। आगे चलें 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भोजन का पाचन निम्न अंग से प्रारंभ होता है। तो भोजन का पाचन जो हम भोजन को खाते हैं मुख से ही प्रारंभ होता है। आपको पता है मुख में आपके एक सल्वरी ग्लैंड पाई जाती है, जिसमें भी आपके एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो आपका मुख से ही भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। आपने पढ़ा होगा टायरिन नामक एंजाइम, लाइसोजाइम पाया जाता है, टायलिन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो क्या मांस अंडे में प्रचुरतम प्रोटीन पाया जाता है? आप कहोगे आगे पढ़ लेते हैं, सोयाबीन आ रहा है, हाँ सोयाबीन आ रहा है, तो सोयाबीन मूंगफली इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोयाबीन। तो प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली, ये शाकाहारी का पावर है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें, लार किसके पाचन में सहायक होता है? अगर जो आप देख रहे हो वीडियो, तो मैं आपसे कहूँगा आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें, और मैं नेक्स्ट मंडे से फिजिक्स भी आपका स्टार्ट कर दूंगा, ये वाला बुक, ठीक है। लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार किसके पाचन में सहायक होता है आपका? ये स्टार्च के, ऑप्शन नंबर बी। लार जो होता है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, ठीक है। आगे चलें, आहार में लवण का प्रमुख उपयोग क्या है? तो आहार में लवण का जो प्रमुख उपयोग होता है वो भोजन पाचन के लिए अपेक्षित जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको लघु मात्रा में पैदा करना, ठीक है। जो HCl होता है उसको लघु मात्रा में पैदा करना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुधिरहारी है? यानी कि जो खून पीता है, रक्त पिपासु ये बोलते हैं, ठीक है। तो क्या फल मक्खी? नहीं। घरेलू मक्खी? नहीं। ये होता है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन मच्छर, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलें, जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम है।
जीवित संसार में सबसे प्रचुर एंजाइम कौन सा है, ये बताना आपको। तो ये हो जाएगा रूबिस्को, ऑप्शन नंबर ए। रूबिस्को ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रकार का प्रकाश संश्लेषित जीव होता है। नेक्स्ट बात करें अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं। तो अमाशय ग्रंथियों की जो पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं होती हैं वो मुख्य कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तेजी से करते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में बदलना और रक्त को शुद्ध करता है। कौन सा अंग जो ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। तो ध्यान रखिएगा इसका भी आंसर आपका यकृत यानी कि लीवर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। लीवर क्या करता है, ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और रक्त को शुद्ध करने का भी काम करता है। ठीक है। प्लीहा ध्यान रखिएगा, ये तिल्ली है, इसको हम प्लीहा भी बोलते हैं और इसी को हम ब्लड बैंक भी बोलते हैं, रक्त बैंक भी बोलते हैं। आगे चलें, बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा है, बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा होता है। तो बिना एंजाइम वाला पाचक रस जब भी पूछे तो ध्यान रखिएगा पित्त होता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। बाइल जूस भी बोलते हैं जिसे पित्त रस यानी कि बाइल जूस। ऑप्शन नंबर सी। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं बाइल जूस। आगे चलें, 53 नंबर क्वेश्चन की बात करें। 54 नंबर स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं। तो स्तनधारी यूरिया किस में बनाते हैं, तो यकृत या लीवर में बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी। यकृत या लीवर में बनाते हैं, यकृत या लीवर, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी नाम दोनों ध्यान रखना। आगे चलें, 55 नंबर इलियम किसका भाग है। देखो इलियम की बात हो, इलियम कहे या फिर डियूडेनम बोले या फिर जेजुनम, ये तीनों ध्यान रखना, पूछा जाता है छोटी आंत के भाग होते हैं, छोटी आंत के भाग होते हैं। ठीक है। इलियम, डियूडेनम, जेजुनम ये तीनों छोटी आंत के भाग होते हैं। तो इलियम किसका भाग है, छोटी आंत का। ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें, 56 नंबर की बात करें। दूध का धवल रंग या सफ़ेद रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो दूध का सफ़ेद रंग होता है, दूध का पीला रंग होता है। तो सफ़ेद पूछे तो आपका केसीन के कारण, दूध का सफ़ेद रंग केसीन के कारण होता है, केसीन प्रोटीन होता है। और अगर जो पूछे पीला रंग तो कैरोटीन के कारण, कैरोटीन के कारण। ठीक है। आगे चलें, एल्बुमिन यहाँ पे दिया है। तो एल्बुमिन क्या होता है ये भी ध्यान रखना। एल्बुमिन एक प्रकार का रक्त प्रोटीन जिसको बोलते हैं, रक्त प्रोटीन होते हैं, बोलते हैं इसको एल्बुमिन को। और ये हमारे ब्लड को गाढ़ा बनाता है एल्बुमिन। ठीक है। रक्त में पाए जाने वाला प्रोटीन होता है। आगे चलें, 57 नंबर क्वेश्चन की बात करें। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ, तो मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है। तो दंत बल्वक, अभी मैंने बोला था जो दंत के ऊपर आपका इनेमल पाया जाता है वही आपका मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है। आगे चले, एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। अभी मैंने बताया सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। तो सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लेकिन एंजाइम सारे प्रोटीन नहीं होते, इसको ध्यान रखिएगा। सॉरी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, मैं फिर से बोलता हूँ ये थोड़ा सा है ही ऐसा। क्या बोला मैंने, सभी जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं प्रोटीन। आप कह सकते हो कि सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन आपके एंजाइम नहीं होते, ये दोनों ध्यान रखिएगा। तो सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अगर जो आपसे पूछे सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं तो नहीं होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलें, 59 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है। तो ये क्वेश्चन आया था आपका, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लेकिन आपकी जो भाषा होती है उसको चेंज कर दिया। तो कवक और शैवाल का सम्मिलित रूप ही आपका क्या कहलाता है, लाइकेन कहलाता है। तो कवक प्लस शैवाल का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, आपका लाइकेन कहलाता है, लाइकेन। ठीक है। और बात करें, इसे हम एल्गी और फंगस बोलते हैं। एल्गी और फंगस, एक एल्गी और एक फंगस का सांकेतिक संबंध जो होता है वो आपका लाइकेन निर्मित करता है। तो एक एल्गी और एक फंगस, तो एक एल्गी एक फंगस, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। आगे चलें, 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और या पुनः सृजित हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा ये होता है जिगर। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, जिगर। ठीक है। इसे हम लीवर भी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करें,
इसे जो यकृत होता है वो सबसे बड़ा अंग भी होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। देखो यहाँ पे आप सुनते होगे पथरी हो जाता है मनुष्यों को, तो गुर्दे की पथरी आपने सुना होगा, उसमें जो कारण होता है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट होता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट जो रीजन बनता है जो पथरी होने का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है वो यौगिक गुर्दे में पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक होता है, ठीक है। आगे चले 63 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं होती हैं? तो ध्यान रखिएगा, एक मानव जीव में औसतन 2000 से 8000 स्वाद कलिकाएं होती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वाद कलिकाएं 2000 से 8000 के बीच होती हैं। नेक्स्ट, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? तो आहार नली में भोजन जाता है, ये जो प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं इंजेक्शन या अंतःग्रहण इंजेक्शन बोलते हैं या अंतर्ग्रहण, ठीक है। आगे चले, भोजन जो पाचन की प्रक्रिया होती है लगभग 5 प्रक्रिया से गुजरता है। एक तो अंतर्ग्रहण हो गया आपका, जिसको इंजेक्शन बोलते हैं। एक तो पाचन होता है जिसे हम डाइजेशन बोलते हैं। एक तो आपका अवशोषण होता है जिसे ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। एक तो स्वांगीकरण होता है, एक मल परित्याग होता है जिसे डिफेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ये 5 चरण होता है। जो प्रथम चरण होता है जिसके द्वारा आहार नली में भोजन जाता है उसे हम इंजेक्शन या अंतर्ग्रहण बोलते हैं, ठीक। आगे चले, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र यानी मुंह से लेकर गुदा तक कितने मीटर लंबा होता है? तो 30 फीट आप कह सकते हो, 30 फीट लंबा होता है, या आप ध्यान रखना 9 मीटर लंबा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 56 की बात करें, पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो ये देखो सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी, HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, 56 के बाद 67 आ गया, 68 आ गया, ये गलत है। नहीं, ये 65 के बाद ये 66 है, ठीक है। आगे चलें, 67 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? ये बताना है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? ध्यान रखिएगा 0.4% लगभग 0.4% लगभग नमक की मात्रा हमारे शरीर में होती है। और आयोडीन जो नमक में पाया जाता है, इसी की कमी से घेघा रोग होता है। और आयोडीन की दैनिक मात्रा हमारी कितनी होनी चाहिए? 20 मिलीग्राम, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। दैनिक मात्रा हमें 20 मिलीग्राम में आयोडीन लेना होता है। और यहाँ पे बात करें 0.4% नमक की मात्रा हमारे शरीर में होती है। 68 की बात करें, शरीर के किस भाग में पित्त या बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आपका कहाँ पे होता है? यकृत या लीवर में होता है, ऑप्शन नंबर डी। और जमा कहाँ पे होता है? पित्ताशय में होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यकृत, फिर से बोलता हूँ, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। आगे चलें, 69 नंबर की बात करें, दांत का इनेमल जो होता है वो किससे बना होता है? तो दांत का इनेमल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ऑप्शन नंबर डी, कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था मनुष्य में लगभग 32 दांत होते हैं, 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। कृंतक, रत्नक और आपका अग्रचवर्णक, चवर्णक, ठीक। आगे चलें, डिओडेनम किसका भाग? अभी मैंने बताया था, ये भी डिओडेनम हो, जेजुनम हो, ये किसके भाग होते हैं? छोटी आंत के भाग होते हैं, छोटी आंत यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे चलें, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? तो पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये फार्मिक अम्ल दिया है, ये फार्मिक अम्ल कहाँ से किस में पाया जाता है? चींटियों में पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, चींटियों में। आगे चलें, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का निर्माण आपका यकृत में होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। आगे चलें, निम्नलिखित में से किसमें होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? तो होमोडोंट दांत की बात करें, ये आपका मछली में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जब एक ही प्रकार के दांत पाए जाते हैं तो उसे होमोडोंट बोलते हैं, और जब भिन्न भिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं तो उसे हेटेरोडोंट बोलते हैं, या फिर विषम दंती दांत बोलते हैं, जैसे मनुष्य का, घोड़ा का, बाघ का, ये सारे हेटेरोडोंट होते हैं, ठीक है। तो होमोडोंट आपका मछली होता है, जब एक ही प्रकार के दांत पाए जाते हैं तो उसे होमोडोंट बोलते हैं। आगे चलें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? तो कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ और वसा का जो पूर्ण पाचन होता है वो आपका होता है छोटी आंत में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में ही कार्बोहाइड्रेट,
प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन होता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा कौन सा एंजाइम स्रावित होता है आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो होता है वो आपका अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? ये माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। आगे चलें, कौन सा वेन आरेख, रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित के बीच में सही संबंध दर्शाता है। तो अंग की बात करें, अंग होता है आपका यकृत और हृदय, ये आपका सही होगा। ये आपका यकृत हो गया, ये हृदय हो गया, या ये हृदय हो गया, ये यकृत हो गया, ये आपका एक प्रकार के आपके शरीर का अंग है। ठीक है, तो अंग में यकृत और हृदय दोनों आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी कह सकते हो इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक, आगे चलें, 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न नहीं होता? पेट में उत्पन्न नहीं होता, तो लैक्टिक अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल की बात हो रहा है ये नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एसिटिक अम्ल होता है। आगे चलें, शाकाहारियों को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। तो ध्यान रखिएगा, शाकाहारी जो होते हैं साग वो खाते हैं ना, तो सेलुलोज खाते हैं। सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है शाकाहारी जो होते हैं। ठीक है, जैसे आपके जंतु होते हैं शाकाहारी जो होते हैं वो वही पत्ती उत्तियों को खाते हैं, सेलुलोज पाया जाता है उसमें। ठीक है, तो सेलुलोज इसका ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे चलें, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है? तो ध्यान रखिएगा, ये पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? ये आपका प्रोटीन जो होता है उसको पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, पेप्टोन में बदल देता है। आगे चलें, 80 नंबर क्वेश्चन, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? तो पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? ये पायसीकरण करता है। ठीक है, वसा का पायसीकरण करता है, ऑप्शन नंबर डी। पाचन के दौरान पित्त की भूमिका क्या होती है? यह वसा का पायसीकरण करता है। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। फिर से बोल दिया। ठीक है, कई बार रिपीट हो रहा है, तो आशा है आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। और आज के वीडियो का, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, लार ग्रंथियों से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है? तो लार ग्रंथियों से एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है, ऑप्शन नंबर सी, एमाइलेज एंजाइम स्रावित होता है। तो आशा है आपको जितने मैंने 81 क्वेश्चन कराए अच्छे लगे होंगे। सारे क्वेश्चन अच्छे थे, वैसे कई क्वेश्चन रिपीट हुआ। और आप एक बार देखो वीडियो को, 2 बार देखो, लेकिन अभी इसी वीडियो को रट लो, 1 लाइनर नोट्स बना के 2-3 बार रट डालो। फिर से ये सारे क्वेश्चन आपके सामने जब भी आए आप खटाक से उसके आंसर बताओ। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कमेंट जो PDF है हमारे उसके लिंक मिल जाएगी, उसको भी ले सकते हैं। साथ में हमारा टेलीग्राम है और हमारा जो इंस्टाग्राम है उस पर भी फॉलो करना मत भूलना। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।